नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बंगाल से चौंकाने वाले खबर आ रहे हैं। क्या खबर आ रही है? खबर आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस की नेत्री स्वयं ममता बनर्जी और पूरी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, सबको उन्होंने एक सुर से भारतीय जनता पार्टी का एग्जिट पोल बता दिया है। अब ये कह करके तृणमूल कांग्रेस पल्ला झाड़ रही है कि ये बीजेपी का एग्जिट पोल है और इसमें से कोई एग्जिट पोल सही होने नहीं जा रहा। कुछ बातों में दम भी है। टीएमसी की एक नेत्री है महुआ मोइत्रा, बड़ा डिटेल दे रही हैं कि पिछली बार 2024 में इसी मई माह में, मतलब अब जो मई आ ही गया, आज मई माह है और 2024 में भी मई में चुनाव हुआ था। लेकिन जब रिजल्ट आया था जून में, तो चौंकाने वाले रिजल्ट थे। सारे एग्जिट पोल, एक-एक एग्जिट पोल तो 400 से भी अधिक सीटें दे रही थी। ये बात सही है, इस बात को कबूल करना चाहिए। लेकिन उसके पहले वाला एग्जिट पोल क्या है? उसके आंकड़े को भी देख लीजिए, 2019 के आंकड़े को। जो प्रेडिक्शन था लगभग उसके करीब पहुंच गया। और एक एक एग्जिट पोल ने तो कहा था कि 300 सीट आ रही है। और उसको भी छोड़ दीजिए, अगर आप मेरे खुद का टाइमलाइन देख लें, फेसबुक का टाइमलाइन देख लें, फरवरी 2019, उस वक्त हमारा टाइमलाइन क्या था? हमने क्या कहा था कि 300 क्रॉस करेगी भारतीय जनता पार्टी अकेले, एनडीए नहीं, बीजेपी 300 क्रॉस करेगी। क्रॉस कर गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हो गया, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी था, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये बतला रहा हूं कि मूड ऑफ द नेशन जो है, वो जब आप धीरे धीरे जानेंगे तो शायद आप सत्य के करीब पहुंचेंगे। अब 2019 से 2026 के बीच में मतदाता भी काफी परिपक्व हो गए हैं। 2014 में बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का प्रयोग हुआ, सोशल मीडिया को लोगों ने प्रयोग में लाया, मतलब खासतौर से पॉलिटिकल पार्टियों ने। 2019 में उसका और भी बड़ा प्रयोग था। और फिर 2024 में तो आप समझिए कि ये चुनाव एक प्रकार से सोशल मीडिया कैंपेन पर आश्रित हो गया था। और जो लेगेसी मीडिया है, जिसमें आप सैटेलाइट चैनल देखते हैं या प्रिंट मीडिया देखते हैं, जिसको आप लेगेसी मीडिया कहते हैं, उस मीडिया की भूमिका बहुत कम रह गई और सोशल मीडिया आपकी सूचनाओं को पहुंचाने का बड़ा साधन बन गया। और इसके अगर इकोनॉमिक डायनामिक्स को भी देखेंगे तो वहां भी सोशल मीडिया सैटेलाइट मीडिया या प्रिंट मीडिया से काफी आगे निकला। हालांकि उस रेशियो में जो सैटेलाइट और प्रिंट को जो मिल रहा है, अभी भी थोड़ा काम करना पड़ेगा सोशल मीडिया को, उस पे मतलब इंटरनेट वर्ल्ड पे, डिजिटल फॉर्मेट को। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ है। तृणमूल कांग्रेस की सारी नेत्री, खास तौर से अभी तक ज्यादातर नेत्रियों के ही बयान आ रहे हैं, उसमें ममता बनर्जी आगे से हैं, फिर महुआ मोइत्रा हैं, सयानी घोष हैं। ये सारे लोग, सारी महिलाएं जो हैं, वो ये कह रही हैं कि ये बीजेपी का एग्जिट पोल है, इस पर हमें कोई भरोसा नहीं है, इस एग्जिट पोल को मैं नहीं मानती। और 2024 में भी जो एग्जिट पोल में 400 सीटें दी गई थी भारतीय जनता पार्टी को, उसका नतीजा ये हुआ कि 240 पर बीजेपी आकर के सिमट गई और किसी प्रकार से लैम डक सरकार है। अब ये आश्रित सरकार है, अपने सहयोगियों पर आश्रित सरकार है। तो कहां तो 400 और कहां 240। और उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का जो नारा था, वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध गया। क्यों विरुद्ध गया? क्योंकि अपोजिशन ने इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाने में सफलता पाई और वो ये कन्विंस करने में कामयाब रहे कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पर, एनडीए को छोड़ दीजिए, अकेले अपने दम पर अगर आपने 400 से अधिक सीटें दे दी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, भारत का संविधान खत्म हो जाएगा, नया संविधान बनेगा और वो संविधान आरएसएस बनाएंगे। ये सारी कपोल कल्पनाएं चलती रही और कपोल कल्पनाओं को जागृत और जीवित रूप में लोगों के दिमाग में डालने में अपोजिशन कामयाब हुआ, इसमें कोई शक नहीं है।
कि अगर 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ जाती हैं तो बीजेपी इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देगी, बल्कि नया कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना बनाने लगे बीजेपी। ऐसा ना हो जाए कि नया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कन्वीन कर ले और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना करके एकदम से फ्रेश संविधान आएगा और वो मनुस्मृति का संविधान होगा। इस तरह के दुष्प्रचार शुरू हो गए और उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये जो 400 पार वाला जो नारा था वो कामयाब नहीं हुआ, वो बल्कि इनके लिए लाइबिलिटी बन गया और उसकी वजह से बीजेपी पीछे खिसक गई और लोगों में ये शंका, एक बहुत बड़े वर्ग में एक शंका पैठ कर गई कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में अंदर अंदर ये बातें चल रही हों कि अगर हमें ब्रूट मेजॉरिटी आती है, इसका मतलब है कि जनता हमें मैंडेट दे रही है कुछ भी करने के लिए और उस कुछ भी में संविधान संशोधन है, नया संविधान बनाना भी हो सकता है। अब ये कुप्रचार, ये दुष्प्रचार चलना प्रारंभ हो गया, अब जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा, आप ये कह सकते हैं। पॉलिटिकल पंडित जो हैं वो ये विवेचना करते हैं कि अब की बार 400 पार का नारा वाकई में बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया, ये माना जा सकता है। अब उसी पैटर्न पे अब तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि अभी जो मोदी जी ने आकर के कैंपेन किया, अमित शाह जी ने कैंपेन किया, उसने बंगालियों को अपमानित किया है। बीजेपी शासित प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी बंगालियों के खिलाफ मारपीट करती है, बीजेपी के वर्कर हिंसा करते हैं, अपमानित करते हैं, बंगालियों को भगाते हैं और ये बंगाली बहुत ठीक से जानते हैं और इसीलिए बंगाली जो हैं बीजेपी से बदला लेंगे, ये कहना है तृणमूल कांग्रेस की नेत्रियों का और ये अमूमन सबका ख्याल यही है। भाषा बदल जाती है, शब्दावली बदल जाती है, लेकिन ख्याल यही है, नैरेटिव जो है वो यही है। पब्लिक डोमेन में जब भी वो कैमरे पर आती हैं तो उनका उनके ख्याल में यही है कि भारतीय जनता पार्टी बंगालियों के साथ दुर्व्यवहार करती है बीजेपी शासित राज्यों में और उसका बदला बंगाली जनता अपने प्राइड के कीमत पर नहीं ले सकती है और प्राइड मान करके बीजेपी को खदेड़ेगी। ये है तृणमूल कांग्रेस का आकलन, इसीलिए ये एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए कुछ पल के लिए तृणमूल कांग्रेस की बात को मान लेते हैं कि 2024 में पूरी तरह से एग्जिट पोल फेल हो गया, उनकी बात को मान लेते हैं एक पल के लिए। लेकिन अब जो रणनीतिकार हैं, चाणक्य हैं, जो इतने दिनों से डेरा डंडा डाले हुए थे और ये जो 12% का जंप है, 10-12% का वोटिंग में, परसेंटेज में, ये जंप क्या कहता है? बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित विवेचना कर रहे हैं एग्जिट पोल के ऊपर, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि मामला एग्जिट पोल का है ही नहीं, मामला है एग्जैक्ट पोल का। तृणमूल कांग्रेस ने अपने तरीके से भरपूर कोशिश की कि अपने मैदान पर अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को उतारा जाए। अपने मैदान मतलब फेवरेबल पिच, मतलब मोदी और शाह कोई गलती कर दे। कैसी गलती? पिछली बार 2021 में मोदी से एक स्लिप हो गया था। अब सारे वोटर भी और आम दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे। दीदी ओ दीदी, अब ये वाकई में ये जो टाउंट है, ये जो आप, ये जो चिढ़ाने की बात है और धमकाने की बात है, पोलाइटली जो धमकी थी मोदी जी की भाषा में, वो कहीं ना कहीं बंगाल की जनता ने और खासतौर से महिलाओं ने ठीक से नहीं लिया और वो एक ट्रिगर पॉइंट बना। चुनाव ठीक चल रहा था, जा रहा था, लेकिन जिस मोमेंट से नरेंद्र मोदी ने दीदी के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में इस तरह का भाषण देना शुरू किया, दीदी ओ दीदी, वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के खिलाफ गया और खास तौर से महिलाओं ने जबरदस्त गुस्से का इजहार किया मतदान के जरिए। एक और बात याद कीजिए आप, एक कार्यक्रम में उनको चोट लग गई,
फिर वो चोट से वो घायल हो गई और वो अब वो लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो स्टेज मैनेज था, वो चोट, उसमें कुछ भी नहीं था। बाद में ये खबरें भी बनी थी कहीं कुछ नहीं है, अब प्लास्टर ऊपर से चढ़ा दिया गया है। खैर, लेकिन एक प्लास्टर चढ़ाया हुआ, फिर वो ठीक हुई। घायल अवस्था में जो ममता बनर्जी कैंपेन कर रही थी, वो एक सेंटिमेंट, एक वेव पैदा कर रही थी, और उस वेव का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, अपने दमखम पर लड़ रही थी। और पिछली बार 18 सांसद थे उनके पक्ष में। 18 सांसद के जो बाकी विधानसभा सीट है, उस पर तो उनको नजर थी ही कि ये तो हमारे पास है ही, इसके आगे बढ़ेंगे। तो उनको लग रहा था कि ये ताकत लगाया जाए, ताकत लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये 2-3 प्रकरण ऐसे हो गए जो बीजेपी के खिलाफ चला गया, और जो अपेक्षित सफलता उनको 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली थी, उसको वो मेंटेन बहुत हद तक तो किया। आप अगर विधानसभा के हिसाब से कहेंगे तो 3 सीट से 77 सीट तक तो पहुंची पार्टी, लेकिन 77 से 150 पहुंचने में हाफ गई। हाफ गई मतलब वो दौड़ नहीं पाई, वो उनकी सांस उखड़ गई, ऐसे आप समझें कि 77 तक जाते जाते सांस रुक गई। और जिसको प्रशांत किशोर ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 3 डिजिट में पास क्रॉस नहीं कर पाएगी, वही हुआ भी, रिजल्ट वही हुआ। लेकिन ये 2-3 जो प्रकरण थे, वो प्रकरण ऐसे थे जिसमें ममता बनर्जी के समर्थन में वेव गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी तीसरी दफा सत्ता में वापस आ गई। क्या 2026 में नरेंद्र मोदी और शाह ने ऐसी कोई गलती की? नहीं की। अमित शाह ने मार्च 2026 में एक डिटेल्ड चार्जशीट जनता के सामने रखा, और उस चार्जशीट में 3-4 मुद्दों को लिया, और ये सारे गंभीर मुद्दे थे। और उसको इस बार बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी थी, कहा कि मुद्दों पर हम टिकेंगे, पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। पर्सनल अटैक से बीजेपी ने खुद को दूर रखा है, और मुद्दे लेकर के सामने आए चार्जशीट के रूप में, उसको उन्होंने प्रोपेगेट करना शुरू किया। मतलब डाउन द लाइन, टॉप टू बॉटम, वो पहुंचाने की कोशिश में लगे रहे। और इसमें इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सफलता मिली है, और धीरे 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 वो एक मुद्दा जो था उस पर वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया चुनाव के आखिरी वक्त तक आते आते। करप्शन का मुद्दा था, उसमें आप देखिए टीचर भर्ती स्कैम जो था, घोटाला जो था, राशन घोटाला जो था, उसका जिक्र हुआ, खूब भरपूर हुआ। उनको मालूम था कि ये टीचर स्कैम और ये राशन स्कैम, ये दोनों आम जन से जुड़ा हुआ मामला है, मतलब इससे करोड़ों लोग इफेक्टेड हो जाएंगे, तो उन तक अपनी बात पहुंचा दी। तो करप्शन को फोर फ्रंट पर रखा, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को रखा, गुंडागर्दी, और फिर घुसपैठिया को रखा, और फिर चौथा इंडस्ट्रियल ग्रेवयार्ड कहा। कहा कि जो पश्चिम बंगाल इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था एक जमाने में, अब वो कब्रिस्तान बन गया है, इंडस्ट्री का कब्रिस्तान है, वहां कुछ भी नहीं है। तो ये चारों पांचों मुद्दे ऐसे थे अमित शाह की चार्जशीट में, जो सीधा हिट कर रहा था जनता की नस को, जनता की मिजाज को। कहा कि इंडस्ट्रियल ग्रेवयार्ड है, कहा कि करप्शन जबरदस्त है, जिसमें अभिषेक बनर्जी के ऊपर बहुत बड़ा चार्ज है, चाहे वो राशन घोटाला हो, शारदा चिट फंड स्कैम हो, टीचर भर्ती स्कैम हो, और फिर ये जो सिंडिकेट था गुंडागर्दी का, टीएमसी के सिंडिकेट जो लेफ्ट का हुआ करता था किसी जमाने में, वो सिंडिकेट है, और फिर ये घुसपैठिया, इस सबका एक बड़ा कॉम्बिनेशन अमित शाह ने चार्जशीट के रूप में तैयार किया। और वो चार्जशीट सीधा सीधा जाना शुरू हुआ। हिंदू मुसलमान पर भी इस बार कॉन्सेंट्रेट नहीं किया बीजेपी ने, ध्यान रखिए आप। पहले थी बात कि ये हुमायूं कबीर मस्जिद बना रहे हैं, एआईएम ओवैसी वहां पहुंच रहे हैं, इन दोनों को पंप किया जा रहा था। शुरुआत में तो पंप हुआ,
लेकिन जब बीजेपी को लग गया कि ये पंप ज्यादा नहीं होगा और ये हुमायूं कबीर नहीं ला पाएंगे, उतना साइजेबल चंक अपने तरफ नहीं जोड़ पाएंगे, बल्कि ओवैसी भी नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि ममता वहां पर एक सीरियस प्लेयर मौजूद है, तो वो उस प्लैंक से भी बीजेपी खुद को पीछे कर लिया। बल्कि ये प्लैंक शुरू हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुस्लिम वोटर इकट्ठा हो रहे हैं, वो टोन डाउन करना था कि यहां के मुसलमानों के मन में बीजेपी के आने से अगर कोई भ्रांति है तो वो भ्रांति हटा लीजिए। हम उनके खिलाफ हैं जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या रोहिंग्या हैं, म्यांमार से जो आए हैं वो हैं, हम उनके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। आप हमारे साथ हैं। ये भी कोशिश लगातार चलती रही और संघ के कार्यकर्ता इस तरफ ध्यान लगाए हुए थे। बीजेपी की पूरी मैशिनरी इस पर काम कर रही थी कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बंगाल के मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनको कोई आप दिक्कत नहीं होने वाली है। ये भी काम किया, मतलब वहां एक्सेसिव डिवीजन पे जाने की इस बार कोई उतनी कोशिश बीजेपी ने नहीं की। फोकस रखा, जो 4-5 गंभीर मुद्दे थे उसके इर्द गिर्द वो घूमते रहे। आखिरी दौर में ये जरूर हुआ, अमित शाह जी ने कहा कि कान खोल करके सुन लो दीदी, मोदी ने भी कहा, योगी ने भी कहा, लेकिन फोकस दीदी नहीं था, फोकस उनके गुंडे थे कि आपके जो गुंडे हैं वो गुंडे इस बार बंगाल छोड़ देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। और ये गुंडों के बारे में अपफ्रंट होकर के बीजेपी के 3 बड़े महारथी डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि ये जनता के बीच में ये संदेश दे रहे थे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डर की वजह से टीएमसी को चुन रहे हैं तो मत चुनिए, हम खड़े हैं, आपको डरने की जरूरत है। यही संदेश मोदी ने भी दिया, यही संदेश योगी ने भी दिया और यही संदेश अंत अंत तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिया। और उसके बाद चुनाव आयोग की जो दल बल वहां इकट्ठा हुई, वो सब जनता के मन मस्तिष्क में ये भरोसा, ये विश्वास दिखाया कि नहीं, चुनाव फ्री हो रहा है, फेयरलेस हो रहा है और फेयर होने की उम्मीद है। तो हमें मतदान में खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और यही हुआ। मतदान में जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसका नतीजा आप देख रहे हैं, 90 से 93% तक की वोटिंग दोनों पेज पे। अब ये जो मुद्दे का जो एग्जैक्ट पोल रिजल्ट है, ये बीजेपी के पास है। आकलन अभी लगभग लगभग हो गया है, बल्कि कल तक ये और आकलन आपके बीच आ जाए। मेरी जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि हम मेटिकुलसली एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में परसेंटेज ऑफ वोट और एक एक बूथ पर हमको कितना मिल रहा है इसका हम पूरी तरह से मैपिंग कर रहे हैं। तो जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो एग्जिट पोल ट्रेंड सही दिखा रहा है और हम सरकार बनाएंगे। उनका अभी बहुत ही मॉडेस्ट होकर के वो कह रहे हैं कि ट्रेंड सही है, ट्रेंड अपवर्ड्स है, हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सरकार बना रहे हैं। सेकंड फेज में जो डेरिक ओब्रायन ने कहा कि भाई हमारे पास, चूंकि उस फेज में सिर्फ 18 सीट थी पिछले 2021 के रिजल्ट के हिसाब से, तो डेरिक ओब्रायन ने जो चुनौती दे दिया कि मोदी जी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, वो इसी आधार पर दे रहे हैं सेकंड फेज के हिसाब से। लेकिन सेकंड फेज पे भी हमने जब उनके बीजेपी के नेताओं से बात की, बल्कि जो जर्नलिस्ट आजकल नेता बने हैं, हमने कई लोगों से बातचीत की, उनसे जब मैंने पूछा, वो पूरा घूम करके आए हैं। हमने उनसे पूछा कि आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके हमको बताइए कि रियली आर यू गोइंग टू फॉर्म गवर्नमेंट इन पश्चिम बंगाल, बीजेपी इज अबाउट टू फॉर्म गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि मोर कंफर्टेबली, इसका मतलब है कि जो शाह कह रहे हैं वो लगभग रिजल्ट के करीब है। तो बीजेपी के एग्जिट पोल बतौर महुआ मोइत्रा, बतौर ममता बनर्जी आप भरोसा मत कीजिए, बतौर शियानी घोष मत भरोसा कीजिए, लेकिन एग्जैक्ट पोल जो अमित शाह का आ रहा है वो दीदी की नींद उड़ाने जा रहा है।
तो एग्जैक्ट पोल का इंतजार कीजिए और भी हम अपडेट लेकर के आपको बताएंगे। और ये साफ साफ उन्होंने कहा कि 4 सीट पर फैसला जनता ने दे दिया है। जनता की अदालत ने जो मार्च में हमने 4 सीट जनता के सामने रखा था, उस 4 सीट पर जनता का फैसला आया है। उसमें करप्शन है, उसमें गुंडागर्दी है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें आपका घुसपैठिया का विषय है और उसमें आपका इंडस्ट्रियल ग्रेवयार्ड का विषय है। ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इस पर रिजल्ट आ चुका है और वो रिजल्ट हमारे फेवर में है। तो अमित शाह का एग्जैक्ट पोल का इंतजार कीजिए, शाह जी के एग्जैक्ट पोल का इंतजार कीजिए। एग्जिट पोल को आप खारिज कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि एग्जिट पोल झूठ है, फ्रॉड है, ममता बनर्जी बिल्कुल सही कह रही है। एग्जैक्ट पोल का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।